रात के ठीक 2:15 बारिश हो रही थी और एक घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। दरवाजा खुला और सिर्फ 10 सेकंड में दो बहनों की पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। पुलिस ने कहा यह एक हादसा था, फैक्ट्री ने कहा यह मुआवजा है और सिस्टम ने कहा केस बंद। लेकिन अगर ये सब झूठ हो तो अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात कोई हादसा नहीं हुआ था बल्कि एक ऐसा राज दफन किया गया था जो पूरे शहर को धीरे धीरे जहर पिला रहा था, एक ऐसा सच जिसे छुपाने के लिए लोगों को मारा गया, सबूत जलाए गए और दो आम लड़कियों को अपराधी बना दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जो उन्होंने किया उसने 1000 करोड़ के साम्राज्य को राख में बदल दिया। ये कहानी है सच बनाम सिस्टम की, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, शायद ये अभी भी कहीं हो रहा है, आपके आसपास, आपके ही शहर में भी हो रहा होगा और आपको इस बात की कानों कान खबर तक नहीं होगी। आप रोज उस जहर को पी रहे होंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ इस खौफनाक दास्तान की एक बहुत छोटी सी शुरुआत है। असली कहानी, असली खौफनाक सच तो उस रात से शुरू होता है जब एक अनजान फोन कॉल ने इन दो बहनों की हंसती खेलती दुनिया को एक झटके में राख के ढेर में बदल दिया। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ एक छोटे से औद्योगिक शहर के उस मोहल्ले में चलिए। अदिति और रिया, एक मिडिल क्लास परिवार की दो बिल्कुल साधारण सी लड़कियां। अदिति जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी, शहर की ही एक छोटी सी आईटी कंपनी में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक डाटा एंट्री का काम करती थी, और रिया जो अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, कंप्यूटर और कोडिंग की दुनिया में खोई रहने वाली एक चुलबुली सी लड़की। उनके पिता रामनाथ शहर के बाहर मौजूद एक बहुत बड़ी और नामी केमिकल फैक्ट्री ग्लोबल केम इंडस्ट्रीज में पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे। वो वहां नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर थे। ये एक ऐसा परिवार था जहां हर महीने की पहली तारीख को डायरी में लिखकर घर के बजट का हिसाब लगाया जाता था, जहां छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढी जाती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक शांत नदी की तरह। लेकिन 15 अक्टूबर की वो मनहूस रात, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात के करीब 2:15 हो रहे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था। तभी अदिति और रिया के घर के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक हुई। कोई दरवाजा लगभग पीटने लगा था। अदिति ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगे हुए 2 पुलिस वाले खड़े थे और उनके पीछे फैक्ट्री का एक HR मैनेजर। दरवाजा खुलते ही जो खबर उस कमरे में गूंजी, उसने दोनों बहनों के शरीर का सारा खून जमा दिया। रामनाथ जी का एक्सीडेंट हो गया है, आपको तुरंत सिटी अस्पताल चलना होगा। रास्ते भर वो दोनों लड़कियां भगवान से प्रार्थना करती रहीं, सोचती रहीं कि शायद हाथ पैर में चोट आई होगी, शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अस्पताल पहुंचकर उन्हें वार्ड में नहीं बल्कि सीधे मुर्दा घर यानी मॉर्चुरी के ठंडे और सीलन भरे कमरे में ले जाया गया। स्ट्रेचर पर एक सफेद चादर के नीचे उनके पिता की बेजान लाश पड़ी थी। पुलिस ने बहुत ही रूखेपन से बताया कि फैक्ट्री के प्लांट नंबर 4 में अचानक एक पाइपलाइन फट गई, जहरीली गैस लीक हुई। वहां काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मची और रामनाथ जी एक भारी मशीन के नीचे आ गए। दम घुटने और गहरी चोटों की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अदिति और रिया के लिए तो जैसे दुनिया वहीं खत्म हो गई थी। अगले दिन पूरे मोहल्ले की भीड़ उनके छोटे से आंगन में जमा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक दुखद हादसा था, किसी की कोई साजिश नहीं। केस क्लोज, फाइल बंद। और तो और फैक्ट्री के मालिक ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए अगले ही दिन तुरंत मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट उनके घर भिजवाया। साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि फैक्ट्री हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी है। सब कुछ कितना सीधा, पारदर्शी और सुलझा हुआ लग रहा था ना, मानो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और सिस्टम ने अपना काम कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ये एक हादसा था? रिया के दिमाग में कुछ सवाल हथौड़े की तरह बज रहे थे। कुछ बहुत अजीब था। जब वो मुर्दा घर में अपने पिता के शव के पास खड़ी तो उसने एक चीज नोटिस की। उसके पिता के कपड़ों से गैस की नहीं बल्कि एक बहुत ही अलग तरह के गाढ़े सड़े हुए केमिकल की बदबू आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, रामनाथ पिछले लगभग 1 महीने से बहुत परेशान रहने लगे थे। एक ऐसा इंसान जो घर आते ही अपनी बेटियों के साथ हंसता खेलता था, वो अचानक से एकदम चुपचाप हो गया था।
वो अक्सर रात रात भर बिना सोए अपनी एक पुरानी सी लाल डायरी में कुछ अजीब से कोड्स और आंकड़े लिखते रहते थे। जब अदिति उनसे पूछती कि पापा क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं, तो वो हमेशा बात टाल जाते थे। बस इतना कहते थे कि कुछ नहीं बेटा, बस कुछ हिसाब मिला रहा हूं। एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस ने रामनाथ का सामान, उनका टिफिन बॉक्स, उनकी घड़ी और उनका बैग घर वापस भिजवाया, तो रिया ने तुरंत वो बैग खोला। उसने पूरा बैग छान मारा, लेकिन वो लाल डायरी वहां नहीं थी। वो डायरी गायब थी। अब जरा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। एक इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्लांट में जहां करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हैं, वहां सेफ्टी के सारे अलार्म, सारे सेंसर्स एक साथ कैसे खराब हो सकते हैं? डायरी कहां गई? और 20 लाख रुपए का चेक इतनी जल्दी, बिना किसी लंबी कागजी कार्रवाई के उनके दरवाजे पर कैसे पहुंच गया? जैसे कोई बहुत जल्दी में उस फाइल को हमेशा के लिए दफना देना चाहता हो। रिया ने अदिति को ये सारी बातें बताई। दोनों बहनें उस 20 लाख के चेक को घूरती रहीं। अब उनके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, वो इस चेक को बैंक में जमा करती, अपने पिता की मौत को अपनी किस्मत मान लेती और एक बिना बाप के परिवार की जो आर्थिक जरूरतें होती हैं, उन्हें पूरा करते हुए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती। शायद दुनिया का 99% इंसान यही करता, क्योंकि सिस्टम से लड़ना, वो भी एक ऐसे अरबपति फैक्ट्री मालिक से जिसके इशारों पर शहर का पूरा प्रशासन नाचता हो, मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन उन दोनों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने उस 20 लाख के चेक को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। और यहीं से, बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक और जानलेवा खेल जिसका अंदाजा उन दोनों मासूम लड़कियों को अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं था। अदिति और रिया ने सबसे पहले यह तय किया कि वो सच का पता लगाकर रहेंगी। उन्होंने सबसे पहले रामनाथ के साथ काम करने वाले पुराने साथियों से बात करनी शुरू की। वो मजदूर और सुपरवाइजर जो रामनाथ के साथ बरसों से टिफिन शेयर करते थे, उनके साथ चाय की चुस्कियां लेते थे। दोनों बहनें उनके घरों पर गईं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जो भी रामनाथ का करीबी था, उसने अचानक या तो बिना किसी को बताए शहर छोड़ दिया था, या फिर जैसे ही वो दोनों बहनें उनके दरवाजे पर पहुंचती, अंदर से कुंडी लगा ली जाती थी। खिड़कियों के पर्दे गिर जाते थे। कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। ये कैसा खौफ था? आखिर एक आम गैस लीक के हादसे में ऐसा क्या था जिससे पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी की पूरी लेबर यूनियन डरी हुई थी? कई दिनों की नाकामी के बाद एक दिन शाम को जब वो सब्जी मंडी से लौट रही थी, तो एक बूढ़ा आदमी जो कभी उनके पिता के साथ लोडर का काम करता था, रामदीन, अचानक उनके सामने आ गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कांपते हुए हाथों से एक मुड़ी तुड़ी पर्ची अदिति के हाथ में थमा दी। रामदीन ने रुंधे हुए गले से सिर्फ इतना कहा, बिटिया, तुम्हारे बाबूजी किसी गैस से नहीं मरे, उन्हें मारा गया है। उन्होंने वो देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। वो लाल डायरी, वो इस शहर की मौत का वारंट थी। इस पर्ची में जो लिखा है, अगर हिम्मत हो तो वहां जाना, लेकिन याद रखना, वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि अदिति कुछ पूछ पाती, रामदीन भीड़ में कहीं गायब हो गया। अदिति ने वो पर्ची खोली। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई सीधा पता नहीं था, बस कुछ अजीब से नंबर लिखे थे, 23.456, 87.123, और नीचे एक कोड वर्ड लिखा था, नीला जहर। रिया ने तुरंत समझ लिया कि वो नंबर कोई कोड नहीं, बल्कि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे। उसने अपने फोन में वो कोऑर्डिनेट्स डाले। लोकेशन जो निकल कर आई, वो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक बेहद सुनसान जंगली इलाके की थी, जहां सालों पहले एक पुराना ईंट भट्ठा, ब्रिक किल्न, हुआ करता था, जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। क्या आप समझ रहे हैं कि कहानी किस तरफ जा रही है? एक मृत पिता, डरे हुए मजदूर, एक गायब लाल डायरी, और अब एक अनजान जंगल की लोकेशन। उसी रात जब वो दोनों उस लोकेशन पर जाने की तैयारी कर रही थी, अदिति के फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही अदिति के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, रामदीन को आज शाम को दिल का दौरा पड़ गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम दोनों बहनें भी इसी तरह का कोई हादसा नहीं चाहती हो तो उस पर्ची को जला दो और चुपचाप बैठ जाओ। ये आखिरी चेतावनी है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही थी, ये असल जिंदगी थी, जहां उनके सामने मौत खड़ी थी। रामदीन को मार दिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनसे बात की थी।
अब कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? वो घर के सारे दरवाजे बंद करके पुलिस को फोन करेगा, राइट? लेकिन पुलिस तो पहले ही बिकी हुई थी। रात के 1 बज चुके थे। बाहर घुप अंधेरा था, एक खौफनाक सन्नाटा। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर, लेकिन उस डर से भी बड़ा था अपने पिता के लिए इंसाफ पाने का जुनून। उन्होंने स्कूटी निकाली और उस सुनसान हाईवे की तरफ निकल पड़ी। 50 किलोमीटर का वो सफर उनके लिए किसी नरक से गुजरने जैसा था। रास्ते में न कोई स्ट्रीट लाइट थी, न कोई ढाबा, सिर्फ उनकी स्कूटी की हेडलाइट की रोशनी जो उस काले अंधेरे को चीर रही थी। आखिर में वो उस लोकेशन पर पहुंची। वो जगह एक बहुत बड़े और डरावने खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। वहां चारों तरफ बड़ी बड़ी सूखी घास और सड़े हुए पानी की बदबू थी। उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की और रामदीन के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स की तरफ आगे बढ़ने लगी। अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गई। वहां 3-4 हट्टे कट्टे गार्ड्स हाथों में राइफल लिए पहरा दे रहे थे। एक बंद हो चुके ईंट भट्ठे पर हथियारों से लैस गार्ड्स। क्यों? वहां ऐसा क्या खजाना छुपा था? जैसे तैसे उन गार्ड्स की नजरों से बचते हुए, रेंगते हुए वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंची जो जीपीएस में दिख रही थी। वहां कोई खजाना नहीं था। वहां की जमीन की मिट्टी बिल्कुल ताजा लग रही थी, जैसे हाल ही में वहां कोई बड़ा गड्ढा खोदा गया हो और फिर उसे भर दिया गया हो। रिया को पास ही झाड़ियों में फावड़े जैसा एक लोहे का औजार पड़ा मिला। दोनों बहनों ने बिना कोई आवाज किए उस ताजा मिट्टी को हटाना शुरू किया। उनके हाथ छिल रहे थे, नाखूनों से खून निकलने लगा था, लेकिन वो पागलों की तरह मिट्टी खोदती रही। करीब 3 फीट नीचे फावड़ा किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराया। थक उन्होंने थोड़ी और मिट्टी हटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली। रोशनी पड़ते ही उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों तले से सिर्फ जमीन ही नहीं खिसकाई, बल्कि उनके रूह को कंपा कर रख दिया। वहां सैकड़ों बड़े बड़े नीले रंग के इंडस्ट्रियल केमिकल ड्रम जमीन में गहराई तक दबे हुए थे। उन ड्रम्स पर खतरे का लाल निशान, स्काल एंड क्रॉसबॉन्स बना था। और सबसे डरावनी बात, उन पर उसी फैक्ट्री ग्लोबल केम इंडस्ट्रीज का लोगो छपा था जहां उनके पिता काम करते थे। ये कोई साधारण गैस लीक का मामला नहीं था। आपको क्या लगा था कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री में हुए हादसे को छुपाने की है? नहीं मेरे दोस्त, ये मामला बहुत बहुत बड़ा था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। वो फैक्ट्री हर महीने लाखों लीटर हाईली टॉक्सिक, अत्यधिक जहरीला केमिकल कचरा पैदा करती थी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से इस तरह के जहरीले कचरे को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करने, नष्ट करने में हर साल करोड़ों रुपए का खर्च आता है। उस अरबपति फैक्ट्री मालिक ने वो पैसा बचाने के लिए एक शैतानी खेल रचा था। वो पिछले कई सालों से वो जहरीला केमिकल कचरा शहर के आसपास के सुनसान इलाकों में जमीन के नीचे दफन करवा रहा था। और रामनाथ को ये बात पता चल गई थी। वो लाल डायरी कोई हिसाब की किताब नहीं थी। वो डायरी उन सभी लोकेशंस का कच्चा चिट्ठा थी, उन सभी तारीखों का सबूत थी जहां जहां ये झर गाढ़ा जा रहा था। रामनाथ इस पूरे 1000 करोड़ रुपए के इकोलॉजिकल स्कैम का भंडाफोड़ करने वाले थे। इसीलिए उन्हें उस रात एक साजिश के तहत गैस लीक का नाम देकर मार दिया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें 1000 करोड़ का घोटाला कैसे, और इसका उस आम जनता से क्या लेना देना? यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सच सामने आता है। वो जहर जो जमीन में गाढ़ा जा रहा था, वो धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे पानी की नसों में मिल रहा था। वो सीधे उस शहर के ग्राउंड वाटर भूजल में मिल रहा था। वो पानी जो पूरे शहर की पाइपलाइनों में जाता था, वो पानी जिससे लोग सुबह चाय बनाते थे, जिससे छोटे बच्चों को नहलाते थे, जो पानी उनके शरीर में जा रहा था। अगर आप उस वक्त के मेडिकल रिकॉर्ड्स को उठाकर देखते तो आपको पता चलता कि उस शहर और आसपास के गांवों में पिछले 3 सालों के अंदर छोटे बच्चों में ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, जन्मजात विकलांगता और औरतों में मिसकैरेज द गर्भपात के मामले 400% तक बढ़ गए थे। 400%। एक पूरा का पूरा शहर, उसकी आने वाली नस्लें तिल तिल कर अंदर से सड़ रही थी, मर रही थी, और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लोग सोच रहे थे कि ये कोई नई बीमारी है या भगवान का श्राप है। किसी को नहीं पता था कि ये मौत उस फैक्ट्री के नीले ड्रम्स से निकलकर उनके गिलासों तक पहुंच रही है। अब इन 2 बहनों के हाथ में सिर्फ अपने पिता की मौत का राज नहीं था, बल्कि पूरे शहर की मौत का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सबूत था। रिया ने बिना 1 सेकंड गंवाए अपने फोन का कैमरा ऑन किया। उसने उन नीले ड्रम्स का, उस पर छपे लोगों का, उस ताजा मिट्टी का हाई रेजोल्यूशन वीडियो बनाया।
उसने वहां से जमीन में रिस रहे उस पीले हरे केमिकल का सैंपल एक छोटी सी कांच की शीशी में भर लिया। उन्हें लगा कि अब उनके पास पक्के सबूत हैं। वो ये सारी सच्चाई, ये वीडियो, वो केमिकल का सैंपल सुबह होते ही पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी कमिश्नर को दिखाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस फैक्ट्री के मालिक को जेल हो जाएगी। लेकिन वो ये भूल गई कि जो लोग 1000 करोड़ का घोटाला बिना किसी रोक टोक के सालों से कर सकते हैं, उनके कान और आंखें हर जगह होती हैं। उनके लिए 2 आम लड़कियों को गायब करना उतना ही आसान है जितना किसी कागज पर लिखी पेंसिल की लकीर को रबर से मिटाना। अगले दिन की सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। अदिति और रिया पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाने के लिए अपनी स्कूटी से निकली। उनके सीने में एक उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वो मेन हाईवे पर पहुंची, पीछे से एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली एसयूवी ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम! दोनों बहनें हवा में उछलकर सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी पर जा गिरी। स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। उन गुंडों को लगा कि दोनों लड़कियां मर गईं, इसलिए वो गाड़ी भगा कर ले गए। गनीमत थी कि उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे और वो पक्की सड़क पर नहीं बल्कि मिट्टी पर गिरी थी। उन्हें गंभीर चोटें तो आईं, खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा थी। जब वो किसी तरह उठकर लड़खड़ाते हुए वापस अपने मोहल्ले में पहुंची तो उन्होंने जो नजारा देखा उसने उनकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। उनका पूरा घर, वो घर जहां उनकी बचपन की यादें थीं, जहां उनके पिता की खुशबू थी, वो पूरा घर भयंकर लपटों से घिरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां खड़ी तो थीं, लेकिन आग बुझाने की कोशिश सिर्फ नाम मात्र की हो रही थी। उनका सब कुछ जलकर राख हो रहा था। रिया चीखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया। तभी वहां पुलिस की जीप आई, वही इंस्पेक्टर जिसने उन्हें उनके पिता की मौत की खबर दी थी। पुलिस ने अदिति और रिया की मदद करने के बजाय सीधा उन पर अपनी बंदूकें तान दी। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, इन दोनों को गिरफ्तार करो। इन दोनों शातिर लड़कियों ने फैक्ट्री से 50 लाख रुपए ऐंठने के लिए ब्लैकमेल किया और जब बात नहीं बनी तो सबूत मिटाने के लिए अपने ही घर में आग लगाकर भागने की कोशिश कर रही थी। क्या आप इस साजिश का लेवल देख रहे हैं? रातों रात जिन लड़कियों का पिता मारा गया, जो खुद अपनी जान बचाकर भाग रही थीं, उन्हें ही पूरे शहर की नजर में एक लालची, ब्लैकमेलर और अपराधी बना दिया गया। वो दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। शहर की संकरी गलियों में छुपती छुपाती वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में जाकर छुप गई। सब कुछ खत्म हो चुका था, बिल्कुल खत्म। एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए उस खौफ को। आप अपने ही शहर में अपराधी बन चुके हैं। आपका घर जल चुका है। पुलिस आपको पागलों की तरह ढूंढ रही है और वो बेरहम कातिल भी ढूंढ रहे हैं जो आपको किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, आपके कपड़े खून से सने हैं। आप किससे मदद मांगेंगे? आप कहां जाएंगे? आपके पास क्या रास्ता बचा है? अदिति टूट चुकी थी। वो बेसमेंट के अंधेरे कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन रिया की आंखों में आंसू नहीं, एक खौफनाक गुस्सा था। तभी रिया को एक इंसान की याद आई, एक ऐसा इंसान जो इस पूरे अंधकार में उनके लिए आखिरी उम्मीद की किरण बन सकता था। वो इंसान जो हमेशा उनके पिता के सबसे करीब रहा था, उनके पिता के बचपन का, स्कूल के दिनों का जिगरी दोस्त, और आज की तारीख में उस पूरे जिले का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा और सम्मानित नेता विधायक शर्मा जी, एमएलए शर्मा। विधायक शर्मा जी की छवि पूरे राज्य में एक बेहद ईमानदार, जमीनी और गरीबों के मसीहा वाले नेता की थी। रामनाथ हमेशा अपनी बेटियों से कहते थे कि दुनिया में अगर मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो मेरा दोस्त शर्मा है। रात के करीब 3 बजे छुपते छुपाते पुलिस के नाकों से बचते हुए दोनों बहनें विधायक शर्मा जी के आलीशान बंगले के पीछे वाले गेट से अंदर घुसी। गार्ड्स उन्हें रोकने ही वाले थे कि शर्मा जी बालकनी से बाहर आ गए। उन्होंने दोनों लड़कियों की हालत देखी और तुरंत उन्हें अंदर बुलवा लिया। शर्मा जी ने उन्हें देखते ही पनाह दी, अपनी पत्नी से कहकर उनके जख्मों पर पट्टी करवाई, उन्हें गर्म खाना खिलाया और फिर उनके सिर पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटियों, मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं रामनाथ की कसम खाकर कहता हूं, इस भ्रष्ट फैक्ट्री मालिक को मैं सड़क पर ले आऊंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हो यहां। दोनों बहनों को लगा जैसे भगवान खुद जमीन पर उतर आए हो। कई रातों के बाद वो उस रात चैन से सो पाई। शर्मा जी ने उसी रात राज्य की सबसे बड़ी मीडिया टीमों, न्यूज चैनल्स और पत्रकारों को फोन घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगले दिन सुबह 10 बजे उनके बंगले पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां वो राज्य के सबसे बड़े घोटाले और एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। इस भरोसे और सुरक्षा के एहसास के बाद अदिति और रिया ने शर्मा जी को वो इकलौता और सबसे पुख्ता सबूत दे दिया जो उन्होंने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। वो एक पेन ड्राइव थी। इस पेन ड्राइव में उन नीले ड्रम्स का वीडियो तो था ही, साथ ही रिया ने अपने पिता के पुराने फोन के बैकअप से एक हिडन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रिकवर की थी। उस रिकॉर्डिंग में फैक्ट्री का एचआर मैनेजर किसी बहुत बड़े आदमी से जहरीले डंपिंग के बारे में बात कर रहा था।
अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन। विधायक जी के बंगले के लॉन में हजारों पत्रकारों, ओबी वैंस और कैमरा की भीड़ जमा थी। हर कोई उस बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा था। अदिति और रिया को बंगले के अंदर एक सीक्रेट कमरे में बैठाया गया था। उन्हें बताया गया था कि जब शर्मा जी मन से आवाज देंगे तब उन्हें बाहर आना है और पूरी दुनिया को वो सबूत दिखाने हैं। बाहर शर्मा जी का भाषण शुरू हुआ। अंदर कमरे में दोनों बहनें टीवी स्क्रीन पर उन्हें देख रही थी। शर्मा जी बहुत ही ओजस्वी आवाजों में बोल रहे थे, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिससे हमारा पूरा शहर शर्मसार हो जाएगा। तभी उस बंद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अदिति और रिया ने पलट कर देखा। उन्हें लगा कि शायद उन्हें बाहर बुलाने के लिए कोई आया है, लेकिन दरवाजे पर जो इंसान खड़ा था उसे देखते ही दोनों बहनों के शरीर का खून जम गया। उनकी सांसें गले में अटक गईं। कमरे के अंदर शर्मा जी नहीं आए थे। अंदर आया था वो इंसान जिसे इस वक्त जेल में होना चाहिए था। उस जहरीली फैक्ट्री ग्लोबल केम इंडस्ट्रीज का मालिक मिस्टर सिंघानिया। सिंघानिया के चेहरे पर डर या घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक, ठंडी और शैतानी मुस्कान थी। उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी जो लड़कियों ने रात को अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत के साथ शर्मा जी को दी थी। सिंघानिया धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आया। उसने वो पेन ड्राइव हवा में उछाली, उसे जमीन पर फेंका और अपने महंगे इटालियन जूतों से उसे बुरी तरह कुचल दिया। प्लास्टिक के टूटने की आवाज उस शांत कमरे में किसी बम के फटने जैसी लगी। और फिर उसने जो कहा वो एक ऐसा सच था जिसने उस कमरे की हवा को ही जहरीला कर दिया। सिंघानिया ने हंसते हुए एक बहुत ही धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, तुम दोनों बेवकूफ जज्बाती लड़कियों को क्या लगा? क्या तुम सच में इतनी भोली हो? तुम्हें क्या लगता है 1000 करोड़ का इतना बड़ा इल्लीगल धंधा, इस शहर के नीचे झर का इतना बड़ा नेटवर्क, क्या मैं अकेला चला रहा हूं? बिना किसी पुलिस, बिना किसी प्रशासन, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के। वो दोनों लड़कियां कांपने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सिंघानिया ने आगे कहा, तुम्हारे वो प्यारे शर्मा अंकल, तुम्हारे पिता के जिगरी दोस्त, वो कोई मसीहा नहीं है। वो इस पूरी फैक्ट्री के, इस पूरे जहरीले खेल के असली साइलेंट इन्वेस्टर और मास्टरमाइंड है। उस 1000 करोड़ के घोटाले का 50% हिस्सा सीधा तुम्हारे शर्मा अंकल की चुनाव फंड में जाता है। तुम्हारे पिता को मारने का ऑर्डर मैंने नहीं, कल रात तुम्हारे आंसू पहुंचने वाले तुम्हारे उसी शर्मा अंकल ने दिया था, क्योंकि रामनाथ उनके खिलाफ जाने की धमकी दे रहा था। जी हां, यह था सबसे बड़ा ट्विस्ट। यह था वो खौफनाक धोखा, वो इंसान जिसके पास वो अपनी जान बचाने और मदद मांगने गई थी, जो उन्हें सांत्वना दे रहा था। वही उनके पिता का असली कातिल था। वही उस पूरे शहर की रगों में कैंसर का जहर घोलने वाला सबसे बड़ा शैतान था। और अब वो दोनों बहनें उस मास्टरमाइंड के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से बिना किसी वापसी के रास्ते के फंस चुकी थी। कमरे के बाहर टीवी स्क्रीन पर देखिए क्या हो रहा था। शर्मा जी माइक पर बहुत ही भावुक होकर अपनी आंखों से घड़ियाली आंसू पोंछते हुए पत्रकारों से बोल रहे थे, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे स्वर्गीय दोस्त रामनाथ की बेटियां अदिति और रिया रास्ता भटक गई है। उन्होंने अपने ही पिता की दुखद मौत का फायदा उठाकर फैक्ट्री से करोड़ों रुपए ऐंठने की कोशिश की और अब वो पुलिस से भाग रही है। मेरे पास उनके ब्लैकमेलिंग के सबूत हैं। एक परफेक्ट मर्डर, एक परफेक्ट फ्रेम। उस कमरे में खड़ी अदिति और रिया के पास अब कोई सबूत नहीं था। पेन ड्राइव कुचली जा चुकी थी। बाहर मीडिया उन्हें मुजरिम मान चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में पुलिस उस कमरे में घुसने वाली थी और उन्हें हमेशा के लिए जेल के अंधेरे में सड़ने के लिए फेंक दिया जाने वाला था, या शायद एनकाउंटर में मार दिया जाता। क्या यह अंत था? क्या उन दो बहादुर बेटियों की संघर्ष की आवाज, उनकी चीखें वहीं उस बंद घुटन भरे कमरे में हमेशा के लिए खत्म हो गई? क्या इस असली दुनिया में हमेशा बुराई और पैसे की ही जीत होती है? शायद शर्मा जी और वो घमंडी सिंघानिया बिल्कुल यही सोच रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक गेम खेला और वो जीत गए, लेकिन वो अपने अहंकार, अपने पावर के नशे में एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठे। वो ये भूल गए कि वो किसी 80 या 90 के दशक की कमजोर लड़कियों से नहीं टकरा रहे थे। वो आज की उस जनरेशन से टकरा रहे थे जिनके हाथ में अगर एक स्मार्टफोन आ जाए तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। वो भूल गए कि आज के डिजिटल जमाने में सच्चाई सिर्फ कागजों की फाइलों, पुलिस के रिकॉर्ड या किसी एक अकेली पेन ड्राइव में कैद नहीं रहती। याद है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रिया कॉलेज में थी और उसे कंप्यूटर और कोडिंग की बहुत गहरी नॉलेज थी। जब सिंघानिया उस कमरे में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उस पेन ड्राइव को कुचल रहा था, तो उसने रिया के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। रिया रो नहीं रही थी, रिया कांप नहीं रही थी, बल्कि रिया की आंखों में एक बेहद शांत, खतरनाक और तेज चमक थी। रिया ने बहुत ही ठंडे दिमाग से सिंघानिया की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको क्या लगा मैं आपके और शर्मा अंकल के भरोसे अपना इकलौता सबूत लेकर आऊंगी? जिस रात हम उस ईंट भट्ठे पर गए थे, मैंने वो वीडियो और ऑडियो सिर्फ एक पेन ड्राइव में सेव नहीं किया था। सिंघानिया के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। क्या मतलब? वो गुर्राया। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा,
मैंने वो सारा डेटा, वो हाई रेजोल्यूशन वीडियो, वो सारी जीपीएस लोकेशंस, आपके एचआर मैनेजर का ऑडियो और आपके और शर्मा अंकल के बीच हुई कुछ पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स जो मैंने पापा के फोन से डिक्रिप्ट की थी, वो सब कुछ एक ऑटोमेटेड ऑफशोर क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दिया था। मैंने एक डेड मैन स्विच प्रोग्राम सेट किया है। क्या आप जानते हैं कि डेड मैन स्विच क्या होता है? ये साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा अचूक हथियार है जिसे दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स या व्हिसल ब्लोअर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे अगर एक निश्चित समय, जैसे हर 24 घंटे के अंदर एक सीक्रेट पासवर्ड डालकर रीसेट नहीं किया गया, तो वो सिस्टम मान लेता है कि उस इंसान की मौत हो चुकी है या उसे किडनैप कर लिया गया है, और फिर वो सिस्टम अपना काम अपने आप शुरू कर देता है। रिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अगर मैं हर 24 घंटे में अपने सर्वर पर अपना सीक्रेट पासवर्ड नहीं डालती, तो वो सिस्टम सारा एनक्रिप्टेड डेटा, सारे सबूत ऑटोमेटिकली एक साथ देश के टॉप 100 न्यूज चैनल्स के एडिटर्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज और सीबीआई के हेडक्वार्टर को ईमेल कर देगा। सिंघानिया के माथे पर पसीना चमकने लगा था। उसका गुरूर मिट्टी में मिलने लगा था। रिया ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और एक हल्की सी खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, और मिस्टर सिंघानिया, मैंने वो पासवर्ड कल सुबह 10:05 पर डाला था। अभी 10:04 और 45 सेकंड हो रहे हैं। क्या आप उस कमरे की टेंशन को महसूस कर सकते हैं? वो मास्टरमाइंड जिसने 1000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया था, वो आज एक 20 साल की लड़की के सामने घुटनों पर आ गया था। बाहर शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी और कमरे के अंदर समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। कुछ 15, 14, 13। सिंघानिया ने घबराकर अपनी जेब से फोन निकाला, शायद शर्मा को रोकने के लिए या सर्वर हैक करने वालों को फोन करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 12, 11, 10। अदिति ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा रूह को सुकून देने वाला एहसास था, अपने पिता को इंसाफ दिलाने का एहसास। 9, 8, 7। बाहर शर्मा जी मीडिया के सामने अपने सबसे ऊंचे स्वर में झूठ बोल रहे थे। 6, 5, 4। सिंघानिया कमरे के दरवाजे की तरफ भागा। 3, 2, 1, 0। सेंड। सिस्टम ने अपना काम कर दिया था, बिना किसी इंसानी मदद के। इंटरनेट की या अदृश्य तारों के जरिए वो 1000 करोड़ का जहरीला सच पूरे देश के सिस्टम में फैल गया। अगले ही 30 मिनटों में पूरे देश की मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में और न्यायपालिका में जो भूचाल आया, जो सुनामी आई, वैसा शायद ही आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी किसी ने देखा था। शर्मा जी की वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल टीवी पर लाइव चल रही थी और उसी लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच वहां बैठे हर बड़े पत्रकार के फोन एक साथ बजने लगे। बीप बीप बीप। हर न्यूज चैनल की स्क्रीन लाल हो गई और सारे प्रोग्राम्स रोककर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। 1000 करोड़ का टॉक्सिक सिंडिकेट बेनकाब, विधायक शर्मा और ग्लोबल केम के मालिक रंगे हाथों पकड़े गए। पूरा शहर पी रहा था जहर। ईमेल सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच चुका था। उन्होंने मामले की गंभीरता, उन भयानक सबूतों और वीडियो को देखते हुए तुरंत सुओ मोटो यानी खुद से संज्ञान लिया। उसी वक्त उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से लाइव टीवी कैमरों के सामने विधायक शर्मा जी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए। उनके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था, वो कांप रहे थे। और वो मिस्टर सिंघानिया, जो कुछ मिनटों पहले खुद को उस शहर का भगवान समझ रहा था, जो लड़कियों को कुचलने आया था, वो पुलिस की वैन में अपना मुंह छुपाए जमीन की तरफ देखता हुआ बैठा था। उन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। फैक्ट्री को उसी दिन सील कर दिया गया और सरकार ने उस पूरे इलाके के ग्राउंड वाटर को साफ करने और बीमार लोगों के इलाज के लिए उसी फैक्ट्री की संपत्ति नीलाम करके एक बहुत बड़ा फंड बनाया। दोस्तों, ये सिर्फ एक शहर या एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है जिसे सुनकर आप भूल जाएं। ये सिर्फ अदिति और रिया नाम की 2 लड़कियों की कहानी नहीं है। ये इस बात का जीता जागता धड़कता हुआ सबूत है कि जब अन्याय अपनी सारी सीमाएं पार कर जाए, जब सत्ता और पैसे का नशा इंसान को अंधा कर दे, जब पानी सिर से ऊपर चला जाए, तो एक आम इंसान, एक बिल्कुल कमजोर दिखने वाला नागरिक भी अगर अपनी जिद पर अड़ जाए, तो वो पूरे के पूरे भ्रष्ट सिस्टम की जड़ों को हिलाकर उन्हें घुटनों के बल जमीन पर ला सकता है। आज अदिति और रिया उसी शहर में रहती हैं। वो कोई बहुत अमीर या मशहूर सेलिब्रिटी नहीं बनी, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो आज एक ऐसा एनजीओ चलाती हैं जो पर्यावरण, जमीन के पानी की शुद्धता और फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीब मजदूरों के हितों के लिए बिना किसी डर के लड़ता है। उन्होंने अपना घर, अपनी शांति, अपनी जवानी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपनी जान की बाजी लगा दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि उस शहर की कोई और बेटी, कोई और बच्चा अपने पिता को उस लालच के जहर की वजह से हमेशा के लिए ना खोए। तो अगली बार जब आपके आसपास कुछ गलत हो रहा हो, जब आपको लगे कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, जब कोई पावरफुल इंसान या नेता आपको डराने की कोशिश करे और आपके मन में यह निराशाजनक ख्याल आए कि
मैं एक अकेला आम आदमी क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है। तो उस वक्त हार मानने से पहले बस एक बार, सिर्फ एक बार अदिति और रिया की उस खौफनाक रात को याद कर लेना। याद कर लेना कि कैसे दो लड़कियों ने एक पेन ड्राइव और एक लैपटॉप से 1,000 करोड़ के साम्राज्य को राख में मिला दिया।